केके आ गए हैं, इनको मैं लेता हूँ। हाँ जी केके बताएं। नमस्कार। मैं मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो मुझे ऐसा सजेस्ट किया गया कि मैं आपके पास शायद एक बार आके बेटर कुछ आर्गुमेंट्स रख पाऊँगा। तो अच्छा मेरा बोलिए बोलिए, क्या क्वेश्चन कहना ये था चाहते कि हैं। कोई भी जो भी आप आर्गुमेंट्स रख रहे हैं, जो भी आप फैक्ट्स प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बता रहे हैं कि इसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, या फिर ये पार्ट डिस्टॉर्टेड हो गया, या फिर ये हो गया। इन डिस्टॉर्शंस का कोई प्रूफ आप नहीं दे रहे हैं, उसको हम साइंटिफिकली कैसे मान लें? अच्छा, किस चीज़ का आपको साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया जा रहा है, किस डिस्टॉर्शन का नहीं दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका रामायण है, रामायण के अयोध्या कांड में अगर बुद्ध की चर्चा आ गई कि भाई बुद्ध को गाली दे रहा है, तो ये तो बात साफ साफ पता चल रही है। देखिए भाग काहे गए ये, कि आप काहे भाग गए, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखाने लगा। आप वो ऑन करके आइए। तो उससे तो ये साफ साफ पता चल गया ना कि आपका रामायण जो है वो बुद्ध के बाद ही लिखा गया होगा। और कहीं ना कहीं बुद्ध को गाली दी गई है, इसका मतलब कि आप जब बुद्ध से नफरत करने लगे होंगे तभी ये काम आपने किया होगा, तभी आपने रामायण लिखा होगा। इससे तो यही पता चला। और पूरा इतिहास खंगालने पर यह पता चलता है कि आप लोग बुद्ध को गाली गलौज, या आपका जो ब्राह्मण धर्म ये आया है, इस शंकराचार्य के बाद से ही आया है। शंकराचार्य के समय से ही गाली गलौज की प्रथा आप लोगों ने शुरू की। कुमारिल भट्ट जो है वो भी शंकराचार्य के समय था, वो भी गाली गलौज कर रहा था, बोल रहा था। मैंने दिखाया तो है अजय लोगों को, वो खुद बोल रहा है कि हम जो है बौद्धों में घुस गए थे छद्म वेश बना के, पंचमंगिया बन के, उन सबका सारा ज्ञान लिए हैं और उन सबको खत्म करना था। शंकर उसको दिलासा दे रहा है, नहीं नहीं, वैदिक धर्म के लिए आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने खराब काम थोड़े किया है। वैदिक धर्म बचाने के लिए बौद्धों में घुस के बौद्धों का विश्वासघात करो, ये बड़ा अच्छा वैदिक धर्म निभाना है। तो भाई आपका जो फाउंडर हैं वो लोग खुद अपनी किताबों में ऐसी ऐसी बात लिख रहे हैं जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो लोग द्वेषी थे। बौद्धों की कोई किताब में आपके प्रति द्वेष नहीं झलकता। तो बौद्धों के किसी भी किताब में द्वेष नहीं झलकता, लेकिन आज की डेट में जो आपका विरोध हो रहा है, इसका मतलब कि आप लोग पहले हैं और आज आपके बाद के जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, यही होता है। तो उस समय वो बौद्ध लोग पहले थे, इसीलिए उनमें आपका विरोध नहीं झलकता। लेकिन आप लोग जब 9वीं 10वीं सदी में आते हैं तो आप लोग उनका विरोध करना शुरू करते हैं, गाली गलौज शुरू करते हैं, तो वहां से आपका एविडेंस मिल जाता है। तो यही चीज तो दिखाई जा रही है ना। काहे भाग गए आप। देखें ये आ गए। हाँ जी के आपको किस चीज का एविडेंस नहीं दिखाया गया है, बताइए ना, पूरी बात बताइए। के आर महोदय, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ओके। कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ने का देखें तो क्या लिखा यदि हुआ है। शंकर की रचनाओं को पढ़ें, तो उनमें ऐसे स्पष्ट संकेत मौजूद पाएंगे जो दर्शाएंगे कि वह किस तरह से परवर्ती थे और किसके पूर्ववर्ती हो सकते हैं। शंकर का यह सामना बौद्धों के 3 संप्रदायों के दार्शनिकों से हुआ है, और उनमें से कइयों के शब्दों को हूबहू शंकर ने उद्धृत किया है। इन उद्धरणों को अब पहचाना जा चुका है और सारी कलई खुल चुकी है। हाँ तो ये कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ जी। इसमें तो कह रहा है कि भाई उनकी सारी कलई खुल चुकी है, उन्होंने बौद्धों के 3 संप्रदायों के दार्शनिकों का कुछ कुछ हूबहू उद्धृत किया है, मतलब हूबहू कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब नीचे लिखा है कि शंकर के ब्रह्मसूत्र 2228 के भाष्य में लिखा है, देखें क्या लिखा हुआ है। यह वाक्य निम्नलिखित श्लोक का है, इस श्लोक में इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब ये कहाँ से कॉपी किया है शंकर ने, तो देखें इस श्लोक की पहली पंक्ति धर्म कृति के प्रमाण विनिश्चय नामक ग्रंथ से ली गई है, दूसरी उनके ग्रंथ प्रमाण वर्तिका से। अब जब नहीं, जितने मेरा इतिहासकार, अब सॉरी। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। अब जितने यहाँ के लोग हैं जो हिस्ट्री पर रिसर्च करते हैं, सब लोगों ने ये बात साफ साफ निकाल लिया है कि भाई धम्मकित्ती जो है वो शंकराचार्य से पहले का था। जब धर्मकीर्ति शंकराचार्य से पहले का था और उसकी चीज अगर कॉपी पेस्ट कर ली शंकराचार्य ने, तो इसका मतलब क्या किया उसने कि धम्मकीर्ति की बात का कॉपी पेस्ट करके उसका ब्राह्मणीकरण ही तो करेगा ना, अपने हिसाब से परोसेगा अब उस बात को। अगर शंकराचार्य ब्राह्मणवादी है, अब बौद्धों की किताब से कोई चीज कॉपी पेस्ट अपने में कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, अब उसका ब्राह्मणिकल रूप ही परोसेगा, उसको ब्राह्मणवादी ढंग से अब समझाएगा उसका मतलब। तो इसमें आपको क्या प्रमाण नहीं दिखाया जा रहा है,
बताइए हमें। ओके। तो थोड़ा मे बी कुछ कंफ्यूजन है। मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे आपने जो कुछ बोला कि ये प्रमाण है, ये लाइक इन्हीं सारे बुकों के प्रमाण है, ये अलग चीज़ है। मैं साइंटिफिकली पूछ रहा हूँ, जैसे अभी किसी एक कॉलर ने उन्होंने बोला कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कि वैदिक पीरियड इज फ्रॉम 500 बीसी से लेके 2000 बीसी तक, और प्री वैदिक एज भी वैसे है। तो ये जो फैक्ट है ये किसी न किसी साइंटिफिक स्टडीज पे बेस्ड है। हाँ हाँ, आप क्या कह रहे थे, साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड है। हाँ हाँ। तो अच्छा आपके अच्छा। जो क्लेम्स हैं, आप कह रहे हो ये हम्म। डिस्टॉर्शंस हुए, ये आप कोई ऐसी बुक दिखा रहे हो, मुझे इसका नहीं पता, इंडियन एपिग्राफी, ठीक है, या तो वो हाँ, ये साइंटिफिक, कौन से स्टडी से लिखी गई है? मुझे इसके बारे में नहीं पता, इंडियन हाँ तो एपिग्राफी। हाँ, ये डीसी सर करे, इससे एनसीईआरटी से ही कम है क्या? एनसीईआरटी से ऊपर है। एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाई जाती है, बच्चे जब पढ़ के जवान हो जाते हैं तब ये पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? आप ओके। थोड़ा पढ़िए तो ये क्या कह रहा है, पढ़िए ऊपर से ये। Some of the inscriptions of the Psycho-Parthian and Kushan rulers of northwestern Bharatvarsh are written in mixture of Prakrit and Sanskrit, and some of the earliest epigraphs in Sanskrit are also noticed among the records of the foreign rulers of Saka nationality. थोड़ा यहाँ रुकिए। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि कुशाना पीरियड का नाम लिया गया है और तब भी कहा गया है मिक्स, मिश्रित की बात आ रही है, प्राकृत संस्कृत मिश्रित। ये नहीं बात आ रही है कि क्लासिकल संस्कृत की। कुशाणा कौन है? बुद्धिस्ट एम्परर है। और ये कौन से सदी के हैं? पहली दूसरी सदी। ये देखिए नीचे इंस्क्रिप्शन 150 एडी तक का भी नाम आया है। तो भाई साहब, आप दूसरी सदी तक भी जो है आपका संस्कृत का एविडेंस नहीं है। प्रॉपर जो एविडेंस, वैदिक संस्कृत का भी एविडेंस नहीं है। जो सबूत मिल रहे हैं वो बुद्धिस्ट राजा है और मिश्रित है। तो आपका ये कहाँ पे है वैदिक पीरियड? कौन से क्लास में आपको पढ़ा दिया गया और क्या सबूत दिया गया, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ ना। ये किताब एपिग्राफी जो है ये एविडेंस की बात कर रहा है, एविडेंस दिखा रहा है कि आपके वैदिक पीरियड का एविडेंस कहाँ ये दिखा रहा है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, बताएं। ठीक है। ओके, तो इसमें आप कह रहे हो कि 150 एडी तक मिक्सचर ऑफ प्राकृत और संस्कृत चल रहा था। अच्छा, ये पढ़ें जरा सतवाहना का, ऊपर पढ़ें तो। Satvahan, who flourished in the second half of the 1st century, shows the indigenous Indian kings patronized Sanskrit grammarians, but the fact that the record of the kings of Satvahan family are in all Prakrit indicates that the influence of grammarians at the Indian courts was acting rather slowly. We have, इसका क्या मतलब हुआ? बस 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 यहीं पे बताइए। like, records of the king of Satvahan family are in all Prakrit indicates that the influence of grammarians. कौन से grammarians? भाई सतवाहना का यहाँ बताया जा रहा है कि सतवाहना के बारे में कहा गया है कि ये लोग संस्कृत वगैरह ये करते थे, पर ये बता रहा है कि सतवाहना जो फैमिली थी, इनका रिकॉर्ड्स जब हम देखते हैं तो ये क्या रहा है, सतवाहना फैमिली आर ऑल इन प्राकृत indicates that the influence of the grammarian at the Indian courts were acting rather slowly। क्या कह रहा है कि प्राकृत लैंग्वेज ही ये लोग यूज कर रहे थे। अभी भी वहां पे जो लोग कहते हैं कि सतवाहना जो है संस्कृत यूज करता था, वो नहीं है। सतवाहना कौन सी सदी कहते हैं? ईसा से पहली सदी पूर्व से लेकर चौथी सदी तक थे, और इनमें क्या पाया जा रहा है? प्राकृत लैंग्वेज पाया जा रहा है। तो यहाँ भी अभी क्लासिकल संस्कृत पहली सदी तक भी नहीं है। आप बोल रहे हैं कि संस्कृत जो है इनसे पहले जाएंगे अशोका पीरियड में, तो वो तो लिखवा रहा है भाई पाली प्राकृत में। वो पाली प्राकृत में है, यहाँ भी पाली प्राकृत चल रहा है। संस्कृत धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। आगे अब जाएंगे तो लोग बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत की बात करते जाएंगे। तो भैया, जब उससे पहले संस्कृत है नहीं, पाली प्राकृत से मिश्रित, मिश्रित से संस्कृत की तरफ आप आ रहे हैं, तो ये वैदिक काल वाला संस्कृत कब था? ये तो बताना पड़ेगा ना कि यार बताएं, ये कौन सी किताब में दिया हुआ है? ये आप मुझे बता दीजिए कौन से किताब में सबूत दिया गया है वैदिक संस्कृत का। जैसे इस किताब ने एविडेंस की बात की है, इसने तो कहीं नहीं बात की है किसी वैदिक पीरियड में किसी संस्कृत की या वेद की। बताया जरा मुझे। ओके, ठीक है। अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, मतलब पहले हम्म। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं संस्कृत को डिफेंड नहीं कर रहा हूं या किसी का कोई आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट करने नहीं आया हूं। मैं बस बता रहा हूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको मैं कैसे या साइंटिफिक स्टडीज को कैसे बेस करूं, वो मैं आगे बात करूंगा।
पर अभी पॉइंट पे आते हैं जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा वन बाय वन. बट द फैक्ट दैट द records of the kings of Satavahan family are all in Prakrit indicates that the influence of grammarians at the Indian courts were acting rather slowly. तो ये कौन से ग्रामेरियंस की बात हो रही है? ऊपर लिखा है ना, प्राकृत इंडिकेट कर रहा है अभी, नहीं नहीं, देख ये लीजिए ना। लिखा है कि जो किंग सातवाहन फैमिली के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्राकृत में है. दिस इंडिकेट्स दैट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रामेरियंस. विच ग्रामेरियंस, ये यहाँ नहीं लिखा है, ये शायद तीसरे पैराग्राफ में होगा. ये ऊपर लिखा है ना यहाँ पे, सतवाहना हु फ्लोरिस्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी सोच द इंडिजिनियस इंडियन किंग्स पेट्रोनाइज संस्कृत ग्रामरियंस, लिखा तो है यहाँ पे संस्कृत ग्रामरियंस. हाँ हाँ ठीक है. बट द फैक्ट, ये क्या लिख रहा है, बट लेकिन द फैक्ट दैट द रिकॉर्ड्स ऑफ द किंग ऑफ द सतवाहना फैमिली आर ऑल इन ठीक है. प्राकृत इंडिकेट्स, ये लिख रहा है. समझिए ना हाँ, इस तो चीज को पूरा. ये लिखा हुआ है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम, वो जो भी फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, उसमें संस्कृत ग्रामेरियन दे एग्जिस्टेड, वो थे, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस काफी स्लो था. ये लिखा हुआ है. भाई यही तो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म. इस किताब में ये जो जितने लोग हैं सबने इस चीज को मान लिया कि भाई कोई चीज संस्कृत वंस्कृत कुछ होगा, मिश्रित वश्रित कुछ होगा, ये बोल रहे हैं. लेकिन इनका ये कहना है कि वो प्रॉपर संस्कृत नहीं थी, वो मिश्रित थी. आगे देखिए ना, आगे ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए ये आगे क्या कर रहे हैं. स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत, वी हैव हाउ एवर सम इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, अब ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, स्लाइटली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत. पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट इज, वी हैव आवर सम इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत slightly influenced by Prakrit belonging to Indian rulers who flourished about second half of the first century BC. Okay, तो जो भी कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो संस्कृत में हैं, सच एज वेस्टर्न इंडिया, गोशुंदी, हाथीपद, एंड फिर उसके बाद नहीं नहीं, ये गजियान, ब्रैकेट में देखे सरवत. क्या लिखा है, गोशुंडी हाथीबाड़ा के आगे. slightly influenced. एक मिनट, ये क्या लिखा है, इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है इसका, इन डुप्लीकेट. ये जिसको कह रहे हैं ऊपर से क्या कह रहे हैं कि ये भी जो है ना प्राकृत से इन्फ्लुएंस्ड है, ओरिजिनल संस्कृत नहीं है, मिश्रित है, संस्कारित है ये, लेकिन अभी भी कंप्लीट क्लासिकल संस्कृत नहीं है. आप इस चीज को समझिए पहले. ये जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो पश्चिमी भारत है, पश्चिमोत्तर भारत का एरिया है. ये अभी भी ये कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तर भारत का जो एरिया था वहीं तक मिश्रित की बात हुई थी. ये भी अभी बात नहीं हो रही है कि पूरे भारत में संस्कृत आ गया था. आपको जो चीज पढ़ाया गया है ना, जो वैदिक काल आपको पढ़ाया गया है, वो कभी एरिया आपने जांच किया है कि पूरे भारत में वैदिक काल था या किस एरिया में आपको वैदिक काल पढ़ाया गया है? एरिया मैप जिस दिन आप चेक कर लीजिएगा ना, उसी दिन सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे बेवकूफ बनाया गया है पूरे भारतीयों को. ये वैदिक काल का जो मैप दिखाते हैं, एक बार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए वैदिक काल का मैप. इसको ओपन करके दिखा ही देता हूँ ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरह से इन लोगों ने पब्लिक को बेवकूफ बनाया है. पूरे भारत पर वैदिक काल को इन लोगों ने थोपने का किस तरह से एक षड्यंत्र रचा है. वो जिस एरिया को दिखाते हैं वो एरिया भी अभी प्रूफ नहीं होता है. और भारत की जनता जो है ना, जो थोड़ा सा सोचती है, जिसको लगता है कि यार हमको पढ़ा दिया गया और ये साइंस जर्नी क्यों ऐसा बोल रहे हैं. भाई आप ये देखिए, ये अर्ली वैदिक पीरियड दिखा रहा है ना, ये भारत का मैप है ना, ये देखिए कौन से क्षेत्र में इन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड दिखाया है. हाँ हाँ. अच्छा अब बताइए, ये भारत का है वैदिक पीरियड, कौन से एरिया में है ये? पाकिस्तान में. पाकिस्तान में. थोड़ा सा भारत में इधर, थोड़ा सा इधर आ रहा है. अब जरा ये सोचिए कि इसको इन्होंने अर्ली वैदिक पीरियड दिखाया तो कम से कम इन क्षेत्रों में संस्कृत तो बोला जाना चाहिए था, है कि ठीक है. होना चाहिए था ना. उस क्षेत्र का पूरा एरिया संस्कृत, उस क्योंकि वहां तो वैदिक काल था, अर्ली वैदिक काल था सारा चीज. तो बुद्धा तो हुए थे इधर बिहार साइड में ना. हाँ जी. बुद्धा की तो लैंग्वेज पाली प्राकृत थी, और ये वैदिक पीरियड दिखा रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड में. तो अब सवाल है कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अगर संस्कृत था तो वहां पे संस्कृत का फ्लुएंस होना चाहिए, क्यों नहीं है आज भी? क्यों ये जो इपिग्राफी बता रहा है सबूत कि जब कुशाणा आते हैं, कुशाणा के सारे क्वाइंस जो है ना वो धम्मा लिपि में पाली प्राकृत में लिखे हैं, संस्कृत में नहीं लिखे हैं. ये पता नहीं कैसे ये लोग इस पर जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करते हैं कि संस्कृत आ गया, संस्कृत आया. वो भी डुप्लीकेट पे लिखा भी था कि जो हाथीवाड़ा घुशुंडी है वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है.
ये जबरदस्ती दिखाने की कोशिश ये लोग करते हैं। सारा उसने क्वाइन पर मैंने स्ट्रीम की है रेशनल वर्ल्ड पे, उसको पूरा का पूरा लिखा हुआ है किसमें? प्राकृत में लिखा हुआ है या फिर ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो आप ये देखें कि इस एरिया में अभी ये भारत का हो जाएगा, ये संस्कृति अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की जो है अगर मान भी लेते हैं एक पल के लिए, ये लोग कहते हैं ना हमने मान लिया। अब ये बताइए क्या ये भारत की संस्कृति है? बताइए केआर। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये भारत की संस्कृति है या नहीं तो है। जब आपको क्या पढ़ाया गया है? कहीं पढ़ाया गया है कि वैदिक काल पूरे भारत का था? ये पढ़ाया गया है आपको? नहीं। नहीं पढ़ाया गया। अब ये बताइए कि जिस क्षेत्र को इन लोगों ने पढ़ा दिया, ये तो गुजरात में भी नहीं है, ना बिहार में है, ना यूपी में है, ना दिल्ली में है, न ही ये पूरे दक्षिण में है। तो ये वैदिक काल आज लोग वेद, वेदांग, उपनिषद ये सब कैसे भारत की संस्कृति बना के थोप रहे हैं? कैसे बच्चे सोच ले रहे हैं कि कभी भारत में वैदिक काल था, कभी ये था? जिसको ये वैदिक काल दिखा रहे हैं, उसका भी प्रमाण नहीं मिला है। उस क्षेत्र की खुदाई करने पर बुद्धिस्टों के सबूत मिलते हैं। इस क्षेत्र की खुदाई करने पर जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वो बुद्धिस्टों के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं और इन क्षेत्र में बुद्धा की ही मूर्तियां मिलती हैं। यहाँ पे भी कोई वैदिक पीरियड नहीं मिला है। ये केआर आप देख लीजिए, आप अफगानिस्तान चले जाइए आज भी पूरे बुद्ध की बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिलेगी जो कहेंगे कि यार देखो बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी। भाई साहब आपने वैदिक पीरियड दिखाया कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में आपका सबूत क्यों नहीं मिला? पाकिस्तान में आज भी खुदाई होती है, बुद्ध की ही मूर्ति मिलती है, आपका क्यों नहीं मिलता है जब आपकी वहाँ संस्कृति थी तो? क्या आप लोग बुद्धिस्ट बन गए थे क्या सब के सब? तो केआर हम लोग ये सवाल खड़े करते हैं। अब बताइए कि मेरे सवाल खड़े करने में आपका जो कांसेप्ट था उसमें अब क्या दिक्कत आ रही है? बताइए। ओके, ये वैदिक पीरियड आप दिखाए कि ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में कहीं लाई कर रहा है, लेकिन जहाँ भी कर रहा था, मैं उसकी क्रोनोलॉजी पे बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, आप सबूत भी तो देंगे ना? सबूत नहीं है ना? इन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता था। किस आधार पे किया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन क्षेत्रों में खरोष्ठी लिपि जो है, वो पाई गई और उसमें थोड़ा-सा जो लिखावट होता है ना, वो थोड़ा-सा मिश्रित हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में मिश्रित एक लेख पाया गया, उस लैंग्वेज के आधार पर इन्होंने तय कर लिया कि यहाँ पे कोई संस्कृत होगी। उन क्षेत्रों में इवन सम्राट अशोक ने भी इंस्क्रिप्शन लिखवाया है, लेकिन वो तो उन्होंने ग्रीक में लिखवाया था, उन्होंने तो संस्कृत में नहीं लिखवाया। अगर उस क्षेत्र में संस्कृत होता तब भी सम्राट अशोक के समय में, तो उनके पाकिस्तान के मनसेहरा में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, अफ़गानिस्तान में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, खरोष्टी में, अरेमाइक में उन्होंने लिखवाया है, क्यों नहीं संस्कृत में लिखवाया उन्होंने? अगर उस क्षेत्र के लोग अगर संस्कृत समझते, इसका मतलब कि उस क्षेत्र के लोग उस समय ग्रीक समझते थे, अरामाइक समझते थे, खरोष्ठी लिपि समझते थे, इसीलिए सम्राट अशोक ने जो भाषा समझते थे वो चीज़ें लिखा। तो आप देखें कि उस समय भी सम्राट अशोक के समय भी इस क्षेत्र में संस्कृत वगैरह नहीं थी। और कौन बेवकूफ़ व्यक्ति जो है इस क्षेत्र को भी वैदिक पीरियड बता दिया, इस आधार पर क्योंकि गंधारा में जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली है बख्शाली की और बुद्धिस्टों की जिन्होंने मिश्रित चीज़ें विकसित की उसके आधार पर और बिना सबूत के खड़ा कर दिया वैदिक पीरियड? बताइए अब केआर, बोलिए। ये जो भी रिसर्च रही होगी, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं पता करके आ जाऊँगा कि ये जिस रिसर्च में ऐसा लिखा हुआ है कि अर्ली वैदिक पीरियड यहाँ पे था, इस एज में था, कोई एक ऐसा पेपर होगा। हाँ, ऐसा है ना, आप शुरू से नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, नहीं। एक मिनट, मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ। हालाँकि वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी जो लिखा है उसके आधार पर एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि इसी क्षेत्र में ये लोग मानते थे, उसके अलावा किसी क्षेत्र में वो भी नहीं मानते थे। ये मैं कई बार दिखाना पड़ता है, आप लोग नहीं देखते। ये लास्ट लाइन थोड़ा पढ़िएगा। My research over the years had convinced that vision of the past is not correct. It's true that Brahmanism had existed for a long जोर while. से पढ़िए, जोर से पढ़िए। My research over the years had convinced me that this vision of the past is not correct. It is true that Brahmanism had existed for a long while when Buddhism arose, but not in the region where Buddha preached, nor in many other regions of India. ठीक है? इससे आपको कुछ आइडिया लगा? हाँ, हुँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणिज्म बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ पे बुद्धिज्म अरोज हुआ। और भी कुछ लिखा है आगे, बट नॉट इन द रीजन वेयर द बुद्धा प्रीच्ड नॉर इन मेनी अदर रीजन ऑफ इंडिया। हाँ, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप पे बुद्धिज्म था या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया
वहाँ पे ब्राह्मणिज्म नहीं था, लेकिन जहाँ भी था वो काफ़ी पहले से था। हाँ, तो यही चीज अब समझिए यहाँ पे कि इसका भी एविडेंस इन्होंने कहीं नहीं दिया है। ये जिन्होंने कहा ना कि ब्राह्मणिज्म एग्जिस्ट करता था, उस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए और थोड़ा सा नीचे आइए, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने आधार क्या बनाया। ये देखें नीचे, इन्होंने एट दैट टाइम ब्राह्मणिज्म वाज लार्जली सेंटर इन वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट इट्स नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर। वो जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया, एट द टाइम ऑफ ग्रामेरियन पतंजलि इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी, इन्होंने पतंजलि को माध्यम बनाया है कि पतंजलि इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी सम 2.5 century आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा द टर्म आर्यव्रता वाज यूज्ड। अब इन्होंने एक स्क्रिप्चर को माध्यम बनाया पतंजलि को, और ये मान लिया कि बुद्धा के मरने के 200 साल बाद कोई पतंजलि हुए हैं, और उन्होंने आर्यव्रत शब्द का प्रयोग किया। एंड पतंजलि गिव्स अ रादर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ दिस आर्यव्रता। इन्होंने इसको आधार बनाया है। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पतंजलि जो है ना, पतंजलि का जो भाष्य है वो भी प्रॉपर संस्कृत नहीं है। जिस पतंजलि की बात हो रही है वो भी बौद्ध भिक्खु ही है, क्योंकि जिस टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है ईसा से 200 साल पहले, जिस रीजन की बात हो रही है, उस रीजन पे जो शासक शासन करने आया था वो सारे के सारे बुद्धिस्ट राजा थे। जैसे मैंने दिखाया कि सका का जो सका थे, जो कुषाणा थे, जो अफगानिस्तान में आके बसा पहले, इसका पिता हुइश्की नाम था, कुषाण का जो दादा परदादा था वो सब आके बसे थे। पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे एरिया में बुद्धिस्ट बन के वो रहते थे। तो उनके समय में कोई पतंजलि नहीं है, क्योंकि इनकी भाषा भी अभी कोई संस्कृत की नहीं थी। वो पूरा एरिया उसी समय गंधार कला विकसित हो गई थी, जहाँ बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनने लगी थी। तो जिस कालखंड में पतंजलि को एस्टेब्लिश ये लोग कर रहे हैं ईसा से 200 साल पहले, उस समय का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या कह रहा है कि उस एरिया में बुद्धा की मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी और बुद्ध से रिलेटेड चीजें थी। वहां पे कोई ब्राह्मणिज्म नहीं था, समझ रहे हैं ना, वहां पे भी कोई ब्राह्मणिज्म नहीं था। और ये जो पतंजलि है, ये अगर वहां पे होगा भी तो ये बुद्धिस्ट का पार्ट होगा, ना कि कोई। अभी क्या हुआ है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री को डिस्टोर्ट किया है, पतंजलि को इसी तरह की बातों के आधार पर स्क्रिप्चर्स के माध्यम पे, के आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखें, एक चीज आप समझे, जब इसने पतंजलि की बात की कि पतंजलि के आधार बनाया, तो पतंजलि को इंस्क्रिप्शन से आधार नहीं बनाया। इन्होंने पतंजलि के नाम पर एक व्याकरण महाभाष्य किताब आती है, उसको आधार बनाया कि उसमें आर्यावर्त शब्द है। और इससे ये पता चलता है कि इन्होंने स्क्रिप्चर की मदद ली। स्क्रिप्चर बहुत बाद में लिखी गई है भाई, पतंजलि का स्क्रिप्चर पांडुलिपि तो आज तक मिली नहीं। उस क्षेत्र से जो पांडुलिपि बौद्धों की तो मिल गई है, पतंजलि का तो आज तक नहीं मिला। अब बताइए कि इस पर आपका क्या कंफ्यूजन है? तो ये जो बुक सामने है, मुझे इसे सही मानना है या गलत? देखें, रिसर्च जब आप करते हैं ना, तो रिसर्च में आपको सामने वाले का, थोड़ा सा म्यूट रखिए, डबल साउंड आ रही है आपकी, सामने वाले का हमेशा ये देखना होता है कि वो जो सबूत दे रहा है कहाँ पे उसने आर्कियोलॉजी इस्तेमाल की और कहाँ पे उसने किताब का इस्तेमाल किया, कहाँ पे उसने स्क्रिप्चर इस्तेमाल किया। जहां स्क्रिप्चर इस्तेमाल किया होगा उस पॉइंट को आपको खारिज करना होता है, क्योंकि वहां से ना वो कुछ नया एक एजेंडा अपना सेट कर रहा है। इस पेपर में बाकी सब ठीक था, इनका गड़बड़ क्या की इन्होंने कि जब इन्होंने एक स्क्रिप्चर का मदद ले लिया कि ये पतंजलि का ले लिया और आर्यावर्त शब्द उठाया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, ये गड़बड़ कर दिया। क्योंकि स्क्रिप्चर का प्रमाण जो है नहीं होता है, कोई भी ईसा से 200 साल पहले का कोई स्क्रिप्चर अवेलेबल ही नहीं है, संस्कृत का तो कतई अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे सारे पॉइंट नहीं खारिज करना है, स्क्रिप्चर का सबूत खारिज करना है। बोले के यार? ओके, आई थिंक यहाँ पे पतंजलि के बदले पाणिनि होगा, ऐसा कुछ है। अगर वो भी होता तो उसको भी खारिज करना पड़ता, क्योंकि उसका भी कोई सबूत नहीं है। ठीक है, ये रिसर्च है, ये कहाँ पे पब्लिश हुई है, मैं देख सकता हूँ? एक काम कीजिएगा, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, इस स्ट्रीम को आपको मिल जाएगा। एट द सोर ऑफ द स्काई एशियन स्टडीज ऑफ एल्बर्ट हॉफस्टेड का है ये आपको ब्रिल में हुआ है, बोटसन का है ये। चले, आप बताइए, और कुछ आपको कहना हो तो बोल दीजिए। ठीक है, ये एक बुक है, मतलब मैं प्रेफर करूंगा कोई रिसर्च पेपर हो। अरे ये बुक नहीं है, ये 15 पेज की ये रिसर्च है। ठीक है, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? हाँ करिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, मैं तो मना नहीं कर रहा आपसे।
तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं। जेम्स मार्स लिखते हैं 2013 की कैग रिपोर्ट से खुलासा किया गया कि 92 स्मारक एएसआई की अध्यक्षता में पूर्णतः गायब कर दिए गए हैं और स्वयं एएसआई ने बुद्ध स्मारकों के नए निर्माण का बदलाव करने का प्रयास किया गया है। 92 स्मारक एएसआई की अध्यक्षता में पूर्णतः गायब कर दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा खुलासा है जी। इस तरह से तो ब्राह्मणीकरण होता है। देखिए आपका सवाल जो था उसका एक और जवाब मिल गया। अच्छा, जेम्स मार्स ने आगे ये भी लिखा है, एएसआई की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य में 2 बुद्ध स्मारक जिनका वर्णन स्वयं हेनसोंग ने किया है वह पूर्णतः गायब ही कर दिए गए हैं। लीजिए भाई साहब, एक और चीज मिल गया आपका। हाँ बोलिए कि यार क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये जो चीज़ आप बता रहे हो, ये गायब कर दिया गया, ये डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब मेरा कहने का सेंस ये है, ये हम सिर्फ ओरली कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ से अगर बोलना चाहूँ किसी को कि मुझे ये चीज़ हो गया है, मैं उसको कैसे कन्विंस करूँ? कुछ साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। अरे भाई के यार, आपको मैंने किताब खोल के दिखा दिया, आपको रिसर्च खोल के दिखा दिया। पहले कुछ पॉइंट को अच्छे से समझिए। वैदिक काल का कोई सबूत आज तक किसी भी आपके किताब ने नहीं दिया है। अच्छी तरह से एक चीज समझ लीजिए, आज तक वैदिक काल का एक सिंगल सबूत किसी ने आज तक नहीं दिया है। आप यहाँ पे वीडियो 203 पढ़ा हुआ है, जाके उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर किसी किताब ने जिसने आपको पढ़ाया है कोई भी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल या दक्षिण वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल या प्री वैदिक काल, आप एक भी उसका आर्कियोलॉजिकल सबूत लेकर आइएगा। एक भी इनके पास कोई सिंगल सबूत नहीं है। ये सिर्फ हवा में बातें करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ हवा में बातें करते हैं। मैंने आपको 2 चीजें दिखाई, किताब का भी दिखा दिया, एपिग्राफी खोल कर दिखा दी, वो भी भारत के जाने माने इतिहासकार डीसी सरकार का दिखा दिया। आपको जो है एक विदेश का रिसर्च पेपर था उसको भी खोल के दिखा दिया कि भाई ये भी बात यही कह रहे हैं कि भारत में बुद्धा वाले साइड में मिश्रित भी संस्कृत नहीं पहुंची थी, बहुत बाद में आई है बुद्ध के। संस्कृत का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीजें निर्धारित है। अब आपको सबूत देना है। आप हमसे कर रहे हो कि हम लोग हवा में बातें नहीं, जिसने एस्टेब्लिश किया है उसने हवा में बातें की है, उससे एविडेंस या आपके पास एविडेंस हो तो आपको ला कर देना है। ये सवाल है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने भी इस्टेब्लिश किया है, हम उसको मान रहे थे अभी तक। अब आप कुछ नया प्रेज़ेंट कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आपकी ही स्टडी को मैं आपकी तरफ से वॉलंटियर करूँगा कि आपकी जो भी स्टडी है, मैं उसको एक साइंटिफिकली ड्राफ्ट करके मैं उसको पब्लिश करूँ। मैंने एक लिंक आपको कमेंट में शेयर करा है, वो एक रिसर्च पेपर को अगर आप डिस्प्ले कर सकें तो। ये आपका है डेटिंग संस्कृत टेक्स्ट यूजिंग लिंग्विस्टिक फीचर एंड न्यूरल नेटवर्क्स। हाँ, ये एक रिसर्च पेपर है, मशीन लर्निंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। मशीन हम्म लर्निंग को यूज़ करके एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है सारे लैंग्वेजेस का, हम्म उसमें एक डीसीएस जिसको बोलते हैं, डिजिटल कॉर्पस ऑफ संस्कृत। उसमें हम्म करीब 42 लाख वर्ड्स हैं संस्कृत के, उस पे एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम रन किया गया। तो उसमें ऐसा हम्म। पता चला कि मतलब जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनकी डेट्स क्या हैं, इन्होंने भी गेस ही किया है, बट एक भाई टेक्नोलॉजी साहब का यूज जरा करके रुके। गेस आप इतना इतना अनसाइंटिफिक आप क्यों सोच रहे हैं कि यार, आप ये सोचें। अभी आपने पता है क्या कहा, हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं ठीक उसका उल्टा बात किया आपने। एक क्लासिकल संस्कृत में लिखी हुई, क्लासिकल संस्कृत में रामायणा लिखी है, महाभारता भी जो लिखी गई है वो तकरीबन पिछले 1000 ईयर्स से पहले का उसका कोई सबूत ही नहीं है। तो आपने पिछले 1000 ईयर्स के लैंग्वेज में लिखी हुई शब्दों को, उनके वर्ड्स को उठाया, उसकी मशीन लर्निंग की और उसके आधार पर आपने डेटिंग निकाली। ये तो बड़ा हास्यास्पद हो गया ये बात। आप एक बात जान लीजिए, जो पिछले 1000 ईयर्स के अंदर लिखी गई है उस तरह से तो आप डायनासोर पे कोई किताब अगर लिख दे आज के समय में, उसको उठा के आप डायनासोर के समय, लेकिन डायनासोर का तो प्रमाण है फिर भी, महाभारत रामायण का तो वो भी प्रमाण नहीं है। अब थोड़ा सा अपनी यहाँ पे बात क्लियर कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो रिसर्च पेपर है, ये जर्मनी का इंडो जर्मनी फॉर्शुंगेन का रिसर्च पेपर है। और हम्म हम्म। नोट दैट आप इसको हास्यास्पद बोल रहे हो। हाँ, हास्यास्पद इसलिए बोल रहे हैं कि आपने उस शब्द के वर्ड से ये कह दिया कि उसने डेटिंग पता कर ली। भाई डेटिंग आपको पता है कैसे पता करनी होती है। यहाँ पे 2 बातें आ रही है। एक बात ये आ रही है कि आपने वर्ड से ये कैसे पता लगा लिया कि ये वर्ड जो है बहुत पहले भी एग्जिस्ट करते होंगे। दूसरी चीज कि हमेशा ही डेटिंग पता की जाती है जब कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है उसके।
ये नहीं कि किसी का डिजिटल फॉर्म आपने बनाया उसके शब्द से आपने डेटिंग पता कर ली। ये डेटिंग आप कैसे पता कर पाओगे, बताएं जरा हमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये पूरी पेपर अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, अगर ये इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को, एक होता है लेमेटाइजेशन, एक वर्ड होता है लैंग्वेज में कि कोई भी वर्ड को काट के छोटा करना, फिर उसके इंडिविजुअल लेटर्स को पढ़ना, फिर उसको वर्ड में जितनी लैंग्वेजेस चल रही होती हैं उससे वो टैली करते हैं, मैच करते हैं, वो कितना रिलेट हो रहा है, कितने परसेंट रिलेट हो रहा है, उसको मैच करते हैं और फिर वो जज करते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किधर से आई है। जैसे इस यहाँ इंडियन लैंग्वेजेस को ईरान से थोड़ा लिंक किया जाता है, तो ये सारे रिसर्च है उसमें। और ये पूरा करीब 40-45 पेज का आर्टिकल है। इसमें जो भी आप अच्छा डेटा मांग रहे अच्छा, हो। एक चीज मुझे ये बताइए कि महाभारता शुरू में किसने लिखा था, सबसे पहले महाभारत किसने लिखा था? मुझे नहीं पता। नहीं पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च की जो आप बात कर रहे हैं, सबूत मिला है, मैन्युस्क्रिप्ट का सबूत मिला है कि महाभारता जो है सबसे पहले बुद्धिस्टों ने लिखा था। अब अगर उससे आप क्या प्रूफ कर देंगे कि कहाँ से, अगर जब पहला ही सबूत मैन्युस्क्रिप्ट का ही सबूत मिल गया कि भैया ये बुद्धिस्टों ने लिखा है, अब उससे पीछे आप कहाँ चले जाएंगे? वर्ड की आप वो कर रहे हैं डेटिंग, हम मैन्युस्क्रिप्ट की ही डेटिंग बता देते हैं किसका है ये महाभारता। ये लीजिए। हाँ, कौन सा हाँ पैराग्राफ हाँ, पढ़ना है मुझे? ये लिखा है ना, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट एंड द महाभारता, हाँ। फर्स्ट वाला ही पढ़िए। In this volume, which celebrates the scholarly achievements over his long life of Professor Dieter Schindler, I take as the starting point for my contribution something which links his interest in the Buddhist manuscripts and art of Central Asia and mine in the Sanskrit epics. The undoubtedly early, though regrettably fragmentary Parvan list or the Mahabharata found in Spitzer manuscript, Sarvasti Vadin's philosophical manuscript from Kizil belong to the Kushan period. बस यहीं तक का थोड़ा मतलब सोचिए क्या कह रहा है ये। यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है, यहाँ पे फॉर द महाभारता फाउंड इन द स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट में महाभारता मिला है। महाभारता तो खैर नहीं मिलेगा, भारत मिलता है। Okay. और ये क्या लिखा है, अ सरवस्ती वादियन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम किजिल बिलोंगिंग टू द कुशाना पीरियड। कुशाना जो है ये कौन से सदी में था और कौन से क्षेत्र में ये था, और ये मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे मिला है, ये जरा थोड़ा सोचिए तो। नहीं, मुझे इसका कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैप को अच्छे से समझिए। वो जो मैप है कुशाणा का, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत, गंधार कला स्थापित किया था कुशाणा ने। और कुशाणा के समय का ये बताया जा रहा है कि उस समय का स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट उसी के क्षेत्र से मिला है। और इसने क्या कहा कि प्रोफेसर दैटियर कंट्रीब्यूशन समथिंग विच लिंक्स हिज इंटरेस्ट इन द बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, बोल रहा है ना, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड माइन इन द संस्कृत इपिक्स। तो ये जो है संस्कृत एपिक और लिखने की जो बात आ रही है, जिस क्षेत्र में यह मिला हुआ है वो किसका है, कुशाना का है, बुद्धिस्टों का इलाका है। वहीं पे स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है और वहीं पे इस महाभारत के फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। हालांकि 11वीं सेंचुरी तक भी इसका नाम महाभारत नहीं था, भारत नाम था इसका। पहले जय था, फिर भारत बना, फिर महाभारत बना। ये लोग जानबूझ के द स्पिरिचुअल मैन्युस्क्रिप्ट एंड द महाभारत जानबूझ के लिख देते हैं कि जो भारत की 21वीं सदी की जो कम्युनिटी है वो समझे कि हमारे महाभारत की बात चल रही है। ये जानबूझ के लिखा हुआ वर्ड है। उस पूरे फ्रेगमेंट में कहीं महाभारत शब्द नहीं मिलेगा। 11वीं सेंचुरी तक महाभारत शब्द नहीं था। तो इनिशियल फ्रेगमेंट, इस पूरा मैन्युस्क्रिप्ट इसको पढ़िए आप, रिसर्च पेपर को, ये बताएगा कि ये बुद्धिस्ट का सर्वस्तिवादियन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है। समझ रहे हैं, बुद्धिस्ट का ये सर्वस्तिवादियन फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट है, ये बताएगा इसमें। होगा, बट इसमें हाँ तो हम इस पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। ये इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जिस महाभारत का आप बता रहे थे कि आप उसके संस्कृत वर्ड को खोज के आप उसका इतिहास पता लगा रहे थे, तो उससे बेहतर है कि जो सबूत मिला है आर्कियोलॉजिकल, उससे आप पता लगाइए। आप मशीन लर्निंग से ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो संस्कृत, आप सोचिए कि जिस समय ये लिखा गया मिश्रित लैंग्वेज में, उस समय क्लासिकल संस्कृत नहीं थी। आज क्लासिकल संस्कृत है। आज क्लासिकल संस्कृत में आपको रामायण महाभारत अवेलेबल है। उसकी लैंग्वेज से आप कैसे इतिहास का पता लगा लेंगे? और जब पता लगा रहे हैं तो पता चल रहा है कि इनिशियल मैन्युस्क्रिप्ट तो बुद्धिस्टों का है, तो आप उससे क्या निकालेंगे उससे?
आप जो चीज खोज रहे थे उससे किसका रूट पता लगाएंगे? ये बुद्धिस्टों का रूट पता लगाएंगे। बुद्धिस्टों ने शुरू में महाभारत लिखा था। भाई क्षेत्र जो है गंधार का, जिस क्षेत्र को वैदिक ठहराया गया, जिस क्षेत्र को, उसी क्षेत्र को कुशाना का बताया जा रहा है, वही क्षेत्र बुद्धिस्टों का एरिया है। अब इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, बताइए मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका कोई एक रिसर्च पब्लिश हुई 2019 की है, हेलविक की, मैंने आपको दिखाई। अब आप कह हम्म। रहे हो ये रिसर्च गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च गलत है, ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, आपका रिसर्च पेपर भी खोल कर दिखा देता हूँ ताकि किसी को डाउट न रह जाए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा कि आप जिस आधार पर वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं वो आधार सही नहीं है। वो कुछ और कह रहा है, आप उसको कुछ और चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लीजिए ना, आपका देख लीजिए। यही था ना आपका, डेटिंग संस्कृत टेक्स्ट यूजिंग लिंग्विस्टिक फीचर एंड न्यूरल नेटवर्क्स, यही कह रहे थे ना आप? हाँ, हाँ जी। इसमें क्या आप दिखाना चाह रहे थे, बता दीजिए क्या दिखाया है इसमें। आगे तो पेपर है ही नहीं इसमें। अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूँ तो पेपर भी दिखा सकता हूँ। कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं तो मना नहीं कर रहा। आप ये बताइए ना वो कहना क्या चाहता है, क्या उसने किया है वो तो बता दीजिए। पेपर का कंक्लूजन ये है, एक्चुअल कंक्लूजन उन्होंने फर्दर रिसर्च के लिए ओपन करके रखा है, लेकिन जो उन्होंने बेसिक कंक्लूजन निकाले हैं उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका यूसेज कहाँ से कहाँ तक, किस पीरियड में ज़्यादा हुआ है, किस पीरियड में कम हुआ है, किस पीरियड में और कम हुआ है, इसका एक ग्राफ हाँ प्रेजेंट किया बता है। दीजिए, बता दीजिए कब कहाँ क्या हुआ है। तो वो ग्राफ अगर मैं दिखा ही देता हूँ। प्रयास कीजिए शेयर करने का। लेकिन उससे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप अगर ये दिखा भी देते हैं कि संस्कृत का कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो इससे आप क्या साबित कर पाएंगे? अभी तक तो आप ये भी नहीं साबित कर पाए कि संस्कृत जो है वो शुरू में ब्राह्मणों की थी। अगर ब्राह्मणों का वो था नहीं शुरू में, अगर बुद्धिस्टों का था, और ब्राह्मण ने जब इस पर काम करना शुरू किया तब से वो देश छोड़ के बाहर गया ही नहीं, उसने तो समुद्र पार पे भी रोक लगा दी। तो आप क्या साबित कर पाएंगे? विदेश में साबित करेंगे कि विदेश से आया है, कहाँ से आया है? क्या मैं साबित करेंगे कुछ फिर? साबित नहीं कर रहा, मैं बस ये साबित हाँ। कर रहा हूँ कि संस्कृत हाँ। की जो डेटिंग है वो कहाँ तक है। हम्म। ओके, ये जो है, इसमें दिखाइए क्या दिखाना चाह रहा है, बड़ा कीजिए, जूम कीजिए उसको। जो भी रेफरेंसेस इन्होंने लिए हुए हैं इनको भी पढ़ा जा सकता है। और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो क्लासिकल संस्कृत को उठा के डाला है ना, तो आप वो बताएं उसमें। ये जैसे फॉर एग्जांपल एक डेंसिटी इन्होंने लिया हुआ है, कि संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ कब कब कितना हुआ है। जैसे एक गूगल का, अगर गूगल देखते हैं किसी वर्ड का यूसेज देखते हैं तो बताता है कि किस पीरियड में ज़्यादा हुआ। तो इन्होंने बताया है कि इस रेंज से इस रेंज तक -1500 से इतना संस्कृत यूज़ हुआ। टाइम ड्यूरेशन बता दीजिए, कौन से पीरियड ये से कब माइनस कब तक। 1500 BC, दिस इज ये 0 AD है। ये क्या लिखा है आपने, -1500 जी। BC? जी। हाँ तो अब ये बताइए आप मुझे कि कहाँ सबूत मिला है, कैसे उसने तय कर लिया आपके एल्गो ने? आपने यहाँ पे तो दिखा दिया आसानी से, ये लोग तो एल्गो पे बैठा के अपना वेद भी पहुंचा देते हैं। कोई रामायण महाभारत भी 7,000 साल पहले पहुंचा देता है, किसी का कंप्यूटर कुछ बोल देता है। यहाँ पे आपने भी दिखा दिया कि इतना प्रयोग हुआ है। अब ये सवाल है कि आप ये कैसे तय किया है आपने? देखिए जब भी आप कंप्यूटर पे कोई एल्गो से जब आप रिजल्ट निकालते हैं, एल्गोरिथम खुद डिजाइन करना पड़ता है। आपने क्या एल्गो दिया, कौन सा आपने यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गो फिट किया कि इतना परसेंट आने पर आप उसको 1500 BC तक पहुंचा सकते हैं? क्या 1500 BC में आपको कोई संस्कृत का एविडेंस मिला है जिसका आपने इसमें पैरामीटर डाला हो, ताकि वो दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे प्रयोग हुआ? इसको पहले क्लियर कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें सारे रेफरेंसेस दिए। पहली बात एल्गोरिदम की है, ये 2019 का पेपर है, इसके कोई एल्गोरिदम बात की नहीं, पूरी मुझे डिटेल। मुझे पेपर से कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो ये ग्राफ निकाला है मुझे वो एविडेंस दिखाइए कि 1500 BC में कौन सा उनको, देखिए जितने भी आपने सैंपल दिखाए होंगे ना, हर सैंपल का ये टाइम ड्यूरेशन होगा कि भाई इतने वर्ड्स जो हैं ईसा के समय में आए थे। अभी देखिए क्लासिकल संस्कृत तक नहीं आई हुई है, पहली सदी तक। ये इसमें दिखाया गया, मैंने जितने पेपर दिखाए आपको, पहली सदी तक नहीं आए हैं। आपने दिखा दिया 1500 BC में संस्कृत इतना इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा आपका सैंपल मिला है ईसा से 1500 साल पहले का, जो कि आपने इस ग्राफ को वहां तक पहुंचवा दिया? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस पूरे पेपर में आप कहीं पे भी ये दिखा दीजिए कि कौन सा वो रेफरेंस मिला दिया है उन्होंने कि 1500 BC में भी संस्कृत एग्जिस्ट करता था।
ऐसे तो आप इसको पहुंचा दीजिए कि भाई 5,000, 10,000, 17 लाख साल पहले भी थोड़ा सा संस्कृत था। ऐसे भी इस ग्राफ से दिखा सकते हैं। ग्राफ का और छोड़ थोड़े होता है, पैरामीटर खुद से फिट करना होता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस है इसमें जिसने दिखाया हो कि 1500 साल बीसी यानी कि 3500 साल पहले भी संस्कृत पाया गया है कहीं पे? पैरामीटर्स खुद से फिट नहीं करने होते हैं। इसका प्रोसेस मैंने फिर से बताया, ये पूरा पै, एल्गोरिदम पैरा जो भी है। देखिए आपका आवाज कट गया। पैरामीटर्स जो है, जब एल्गो डिजाइन होती है तो खुद से ही डालने होते हैं, खुद से तय करना होता है। एल्गो जब डिजाइन की जाती है खुद से ही पैरामीटर सेट करना होता है, किन किन पैरामीटर पर हम इस ग्राफ को प्लॉट कराएंगे ये खुद से तय करना होता है। आप ये बताएं हमें कि आपने तो ग्राफ दिखा दिया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो एविडेंस का है ना, कि क्या आपका कोई एविडेंस मिला है? और एक चीज और, 1500 बीसी में आपका अभी स्टेट दिखा रहा है, यानी कि 1500 बीसी से आगे भी संस्कृत था। अभी ये जीरो नहीं हुआ है यहाँ पे कि यहीं से शुरू हुआ है, आपका ग्राफ ये भी बता रहा है। तो मैं प्रैक्टिकली ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एविडेंस, आप 1500 बीसी छोड़ दीजिए ना, आप बुद्धा के समय में ही संस्कृत बता दीजिए, क्या कहीं पे एक सिंगल एविडेंस मिला है? अगर नहीं मिला है तो ये जिसने भी डिजाइन किया है ग्राफ वो गलत है फिर। ओके, तो पहली बात, ये जो एल्गोरिदम है इसका पूरा रिसर्च 2017 में इन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया है। और वो सुने, उससे कोई मतलब नहीं है किसने क्या किया है, किसने क्या दिखा है, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। आप ग्राफ जो है, ऐसे तमाम ग्राफ आप मैटलैब पे प्लॉट कर लीजिए, आप इतने सारे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हुए हैं, किसी पे प्लॉट कर लीजिए, आप एक्सेल सीट पे बना लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि भाई आप जो है, एविडेंस आपका कहाँ है? ग्राफ तो आप दिखा दीजिए 1500 बीसी का, आप वहाँ पैरामीटर सेट करेंगे तो 15 का वो 2500 बीसी भी घुस जाएगा, वो जहां ले जाएंगे वहां तक ले चला जाएगा, वो उसमें क्या करना है, जो आप फिट करेंगे वहां तक पहुंचेगा। ये कोई रियल टाइम थोड़े चेक कर रहा है वहां पे जाकर एविडेंस देखकर। ये तो जो आप उसमें डालेंगे इनपुट, उसके हिसाब से आउटपुट देना है उसको, जो सेट करेंगे उसके हिसाब से आउटपुट देगा। तो मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं दोस्त, आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। एविडेंस, सिर्फ एविडेंस मायने रखता है। क्या एविडेंस आज तक किसी को मिला है? अगर नहीं मिला है तो किस आधार पर आपने ये तय कर लिया? और ये आपने इधर क्या तय किया है, ये दिखाइए जरा, ये कहाँ पे हाई किया है आपने, किस सदी में हाई किया है ये दिखाएं। ये ओवर हायरिंग, ये आपने 1000 10वीं सदी में आपने हाँ हाई किया है इसको। हाँ, अच्छा, और उसके बाद से फिर घटते चला गया है। ये बड़ा गजब का हाल है जी। भाई 10वीं सदी के बाद आप लोगों ने संस्कृत में खूब धड़ाधड़ लिखना शुरू किया और उसी समय ये गायब हो गया। और 10वीं सदी से ये देखिए 5वीं सदी में आपने खूब संस्कृत का प्रयोग किया। आपने जीरो, ईसा के समय में संस्कृत का ये ग्राफ दिखाया है, जबकि उस समय संस्कृत का प्रयोग ही नहीं मिलता है। ईसा के इर्द गिर्द संस्कृत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, डेवलप ही नहीं हुई है। ये ग्राफ सही नहीं है, किसी तरह से शब्दों का खेल कर दिया गया है नंबर से, इसको हटा दीजिए, कोई फ्रूटफुल नहीं है ठीक है, आप बिना कह रहे एविडेंस हो के। ये रिसर्च गलत है। ये रिसर्च गलत है ना, ये क्या रिसर्च, ये थोड़े था, ये क्या रिसर्च था ये? आपने कुछ वर्ड्स उठाए, कुछ वर्ड्स का आपने खेला खेल दिया कि भाई आपने एक तय कर दिया कि 1500 बीसी में भी अगर इतना पैरामीटर तक होगा, इतना आएगा, तो इसका मतलब 1500 बीसी में संस्कृत पाया गया। कहाँ पाया गया? आप ये बताएं कि यार आप कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? कि पीएचडी। यार पीएचडी किए हैं। अब ये बताइए, पीएचडी आप किए हैं तो आप एल्गो डिजाइन किए हैं कभी खुद से? हाँ, हाँ, तो डिजाइन किए हैं तो एल्गो में आपको नहीं पता है कि उसमें इनपुट खुद दिया जाता है? इनपुट तो खुद देना पड़ता है ना, पैरामीटर खुद मैचिंग सेट करना पड़ता है ना। मैचिंग रिलेशन होता है, कितने तो परसेंट आपको मैचिंग रिजल्ट चाहिए। भाई, भाई हम रिजल्ट, रिजल्ट सेट करते हैं, पैरामीटर सेट नहीं करते। पैरामीटर नहीं सेट करते तो आप रेंज देते हैं ना, किस रेंज तक आपको रिजल्ट चाहिए। ये तो रेंज तो आप ही सेट करते हैं ना, कोई और सेट करता है? मतलब आप काफी वेग टर्म्स यूज कर रहे हो, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ। कि यार आप एक चीज सुने, आप मेरी बात, कोई भी साइंटिफिक जो आप ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे फर्जी ग्राफ बहुत सारे प्लॉट किए जा सकते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं, कि जो आपने प्लॉट किया है ऐसे और भी ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए पहले। प्लॉट किए जा हैं, सकते लेकिन हैं ना, तो पब्लिश बस नहीं किए यही जा चीज है, यही चीज है, यही इसका पब्लिश नहीं। सॉल्यूशन यही है। ऐसे ग्राफ बहुत सारे प्लॉट किए जा सकते हैं, इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलता अगर आप कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं देते। आप कॉपी पे, आप जो है जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम ने किया, कॉपी पे सतवाहन को शालिवाहन लिख दिया,
पूरी दुनिया खोज रही भाई सालिवाहन कौन राजा है, इंस्क्रिप्शन से पता चला कि सतवाहन है। पूरे आपने कॉपी पे लिख दिया कि विक्रमादित्य विक्रमादित्य, लोग खोज रहे हैं विक्रमादित्य विक्रमादित्य, पता चला कि यार उसका नाम तो विक्रमादत्त था, उसने तो अपना नाम विक्रमादत्त लिखाया था। आपने हर जगह अशोक अशोक करना शुरू किया, पता चला कि उसका नाम तो अशोक था। आप कागज पे, मशीन पे कुछ भी कितना गड़बड़ घाम झोल जो भी कर लीजिए, फिट कर लीजिए, कुछ भी उससे साबित नहीं होता जब तक कि आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खोल के नहीं दिखाते। आप क्या समझते हैं कि ये जो बैठ के यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे प्लॉट जो है, कोडिंग जो है कोई कर नहीं सकता है? ऐसे हजारों ऐसे पड़े हुए हैं, ग्राफ पड़े हुए हैं। जितना आपको खेल खेलना है ग्राफ का खेल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप कुछ इनपुट चेंज करेंगे, ग्राफ अभी बदल जाएगा, तुरंत आउटपुट अलग दे देगा। इनपुट आप चेंज करेंगे, आउटपुट अलग दे देगा, उससे कुछ भी साबित नहीं होता। के मैं लास्ट में आपको जानना चाहूंगा, क्या आपने यहाँ पे कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाया है कि ईसा से 1500 साल हाँ। पहले भी संस्कृत हो? तो दिखाइए, वो दिखाइए मुझे। मेरा पहले प्रीवियस डिस्कशन में मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जानना चाहता हूं कि अगर आपके पास आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस है बुद्ध के भी समय का, इवन संस्कृत का, तो वो दिखा दीजिए। हम सभी लोग रैशनल हैं। भाई आप रेशनल है तो मैं आप मना सबूत नहीं नहीं किया, दिखाएंगे? मैंने मना नहीं किया। तो आप यही तो कर रहे हैं ना। मैंने आपसे सबूत मांगा, आपने कहा कि भाई आपके पास एक पेपर है, मैंने पेपर देख लिया। आपने ग्राफ कहा, मैंने ग्राफ भी देख लिया। आपने ग्राफ में एक फर्जी ग्राफ भी बना के दिखा दिया कि भाई 1500 दिखा रहा है, हमने वो भी देख लिया। अब मैं आपसे सबूत मांग रहा हूं तो आप रेशनल का गाना गा रहे हैं। भाई आपने जो जो कहा, हमने तो सब चीज तो देख लिया ना। लेकिन बात सबूत की आती है ना। बात सबूत की आती है कि भाई क्या आपको सबूत मिला है? अगर नहीं मिला है तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। आप कुछ भी बना के दिखा दीजिए। आप माइंड में तरंगे उड़ती हैं, आप तरह-तरह की खूब चीज़ें बना दीजिए। भाई ये लाइफ़ है ना, आप अपने माइंड से जुड़े हुए हैं ना। आप इतिहास में 1500 साल बीसी पहले जाके थोड़े देख रहे हैं, या वहाँ का कोई एविडेंस इसमें थोड़े डाले हैं। ये तो आप कल्पना में आप गेस किए जा रहे हैं ना, कि भई होगा, ये ग्राफ बता रहा है होगा, ये गेस कर रहा है ना, तो सबूत भी तो दिखाना पड़ेगा ना। ये सिर्फ़ एक थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल अगर प्रैक्टिकल से नहीं मैच करता है, तो वो थ्योरी फेल मानी जाती है। समझ रहे हैं कि यार रेशनैलिटी इसी को कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपने कोई थियरी बनाई और आप हमें कह दीजिए कि अब रेशनल हो, तो अब मैंने थियरी बना दी है, बस मान लो आँख मूंद के। ये नहीं होता। ये बच्चों को, छोटे-मोटे बच्चों को सिखाइएगा जो 5th 6th क्लास के बच्चे हों, जिनको साइंस के नाम पर जैसे ये लोग स्यूडो साइंस परोस देते हैं कि देखो गीता में मल्टीवर्स दिया है, इसमें ये दिया है, तो बच्चे मान जाते हैं। वो चीज़ नहीं है कि यार। बोलें आप इस पे। आप अपनी बात मेरे मुँह पे डाल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हाँ, मैं कह कह रहा रहा हूँ हूँ। एविडेंस, मैं एविडेंस माँग रहा हूँ। क्या एविडेंस है 1500 बीसी संस्कृत गुड का, बाय, गुड बाय, गुड 600 बाय। बीसी संस्कृत का? बोलें। देखें ये भाग गए अब, ये भाग गए ये। सबूत नहीं है और भाग गए ये। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी आए हुए हैं। जी, वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। जय भीम सर। सॉरी, हाँ, जय भीम। ये एमएल और न्यूरल नेटवर्क्स की बात हो रही थी तो मैं सोचा ज्वाइन कर ही लूँ। अच्छा, ओके। ये भाग गए। या मैंने वो अभी इसको देखा। राइट जी। राइट राइट सो आई थिंक के यू विल एग्री विद मी, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। ये सिंपल फिलॉसफी है एमएल का। जो अजम्पशंस हुँ, किए हैं ना, उन्होंने वो क्लियरली डिफाइन किए। व्हाट वर द अजम्पशंस मेड, उन्होंने क्या इनपुट क्या दिया है और किसके हुँ, बेसिस पे मॉडलिंग हुई है। जो जो फाउंडेशनल वर्क है, अगर आपने हर चीज़ को संस्कृत ही माना है, जो भी पाली के वर्ड्स है, जैसे जो भी डिफॉर्म्ड वर्ड्स जो बनाए हैं, if all of that is considered as Sanskrit, your model is going to say what you showed, right? The graph. तो इसमें पहले तो हमको assumptions देखने पड़ेंगे कि क्या-क्या assumptions किए हैं। उसमें फिर कौन से वर्ड्स, जैसे संस्कृत एक ब्लैंकेट करके यूज़ हो रही है। ये जो लैंग्वेज संस्कृत है, उसको ये आए सब हुए हैं, इनको ऐड कर लेता हूँ मैं। हे के हाय, दिस इज हाँ, वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी। हाय वर्ड ऑफ मोरालिटी। हाय। आप थोड़ा सा अजम्पशंस पे बात कर सकते हो। क्या अजम्पशंस किए हैं, संस्कृत वर्ड को उन्होंने डिफाइन कैसे किया है, व्हाट वर द अजम्पशंस मेड फॉर दैट। इसमें हुँ, इसमें लिखा है पेपर में। क्या यार बताएँ हाँ, इसका? ठीक। नाउ मतलब अब ये डिस्कशन थोड़ा वर्थ हो रहा है। आपने जो बोला ये इन चीज़ों पे मैं डिस्कस कर सकता हूँ कि आप इस पेपर पे क्रिटिक करो, दैट इज़ ओके। क्योंकि एज़ अ हाँ, साइंटिस्ट आप के आप यार समय ना बर्बाद करें। ऑलरेडी हम लोग बहुत समय दे चुके हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप टू द पॉइंट रहें।
मैं आपसे वही पूछ रहा था कि आपने जितने एजप्शन लिए हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं इसमें हम लोग कोई वो नहीं इनपुट नहीं देते हैं, ये अपने आप ले लिया है इसीलिए मान लो आप, आपकी यही सब बातें थी। मैं बार-बार एविडेंस की बात कर रहा था। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि भई आपने क्या-क्या एजप्शंस लिए हैं, तो आप एजप्शन की बात कर लो। चलें, वही बता दीजिए कि यार ओके, मतलब मुझे क्या बताना है बताएँ तो वो आपको एक्सेप्टेबल होगा। सो सो बेसिकली आप जब कह रहे हैं कि हाउ हाउ हैव दे डिफाइंड कि ये शब्द संस्कृत है, इसका बेसिक हमें वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज़ द मॉडल इज़ रनिंग ऑन द यूसेज, या जो भी वर्ड्स एग्ज़िस्ट करते थे इन ड्यूरिंग दिस लास्ट 3500 ईयर्स, जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, वो वर्ड्स संस्कृत है या नहीं? ये अंडरस्टैंड करने के लिए, टू मेक दैट डिसीजन, उन्होंने कुछ डेटा पॉइंट्स लिए होंगे। दे हैड सम फाउंडेशनल जो डेटा मॉडल बनाया है, तो वो जब डिफाइन किया है, तो उसमें कौन-कौन से वर्ड्स से उन्होंने वो डेटा लाइक मॉडल को ट्रेन किया है? डू यू नो द ट्रेनिंग सेट? ट्रेनिंग डेटा सेट आपको पता है? कौन से मॉडल मॉडल बनाने में जो ट्रेनिंग सेट यूज़ किया है, उसका आप डिटेल दे सकते हो? नहीं, ये अपेंडिक्स तो उनके नहीं दिया हुआ है, मेरे मांगने पे शायद वो दे दें। बट आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात कह रहे हो, इसके डेटा सेट को हमको वेरीफाई कर लेना चाहिए, और अगर वो वेरीफाई नहीं होता है और हम इस रिसर्च से एग्री नहीं करते हैं, तो हम इस पे काउंटर रिसर्च डाल देंगे कि नहीं, यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग फोर्ज्ड डेटा, और हम आपकी रिसर्च को नहीं मानते, एज सिंपल एज दैट। अच्छा के यार एक मिनट जरा रुके यहाँ पे कि यार यही बात मैं उस समय से आपसे बोल रहा था कि अशोका के समय में, सम्राट अशोक के समय में संस्कृत लैंग्वेज ही नहीं पाई गई है। तो ये जो आपका एजप्शन है कि अशोका से भी आगे जाकर संस्कृत दिखा रहे हो, वो किस आधार पर आपने वो तय कर लिया? ये मैं उस समय पूछ रहा था कि आप जो उसमें पॉसिबिलिटीज डाल रहे हैं, जब अशोका के समय ही संस्कृत जीरो है, तो आपका तो यहीं पे ग्राफ गलत हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने जो एजप्शन लिए हैं वो अशोका के समय में भी कुछ संस्कृत का एजप्शन ले रखा होगा, तभी तो वो ग्राफ उससे भी आगे जा रहा है ना। ये तो मैं पहले ही बोल रहा था कि अभी मिश्रित संस्कृत भी आगे आ रही है, पहली दूसरी सदी के बाद से ही आ रही है, प्रॉपर संस्कृत भी नहीं आ रही है। अब सम्राट अशोक तक बिल्कुल संस्कृत नहीं है। तो इस राइट, पे राइट। क्या कहना है आपका के आर? सर मैं थोड़ा एक बीच में ऐड करूँ? हाँ हाँ। आपका क्वेश्चन को ही मैंने एमएल के लैंग्वेज में इनके सामने प्रेजेंट किया है कि वो ट्रेनिंग सेट हो जाएगा। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो फिर एमएल का ट्रेनिंग सेट हो जाएगा। तो वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, तब तक हम वो मॉडल का एक्यूरेसी और उसका रिलायबिलिटी, we cannot actually like comment on that until we see the training set. KR, please. तो एग्जैक्टली आप कह रहे हो कि आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास भी वो इनका इनपुट डेटा सेट नहीं है, लेकिन रिजल्ट है और रिजल्ट पीयर रिव्यूड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग रिव्यू करते हैं इन चीज़ों को, और अगर इनकी रिसर्च गलत होगी तो ये लोग इस जर्नल से आगे के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। Right. हो So सकता now है ये अभी लोग गलत हो। right. So see, I mean, you ये बाकी का पोस्ट प्रोसेसिंग you're accurate कि सही बात है, बट ऐसे ऐसे ही तो हिस्ट्री लिखी है ना आज तक। या बिल्कुल एग्जैक्टली। सो जी। ये मेन स्ट्रीम में प्रॉब्लम क्यों आ रही है अभी हमें ना? अभी आपको जो जोहानस ब्रोंकस, जो ही इज एन एमेरिटस प्रोफेसर, ही इज इन लाइक लेट 70s, उनका पेपर एसजे सर ने दिखाया है आपको। तो वो ही हैज स्पेंट 45 years स्टडिंग इंडियाज हिस्ट्री। इतना उनका मास्टरी है, और वो उनका पूरा लाइफ फॉलो करोगे ना, तो आप देखोगे कि पहले उन्होंने वही ब्राह्मणिकल वर्जन पे बिलीव किया था, बाद में ही वेंट इनटू इट, एंड अभी उनका 2020s में उनका रिसर्च आ रहा है कि नो, व्हाट आई लर्नड इज रॉन्ग, दैट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट दैट एसजे सर शोड यू, राइट? ऑल द रिसर्च आई हैव डन, आई थिंक इट्स फॉल्स, इट्स रॉन्ग। वो जो चेंज हो रहा है ना अभी, तो दैट इज व्हाट पीपल लाइक Johannes Bronckhorst who are challenging their own knowledge that they have gained over the last 40-45 years. तो ये चीज उसमें होती है, एंड आई वुड अप्रिशिएट लाइक अभी तक वो पूरा का पूरा इसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, बट एटलीस्ट ही हैज डन समथिंग व्हिच नोबडी एल्स हैज डन सो फार। और अच्छा एक बात और मैं कहूँगा कि जिस क्षेत्र में इन्होंने वैदिक पीरियड दिखाने की कोशिश किया, संस्कृत ये लोग दिखाते हैं 1500 बीसी का, वो जो एरिया है के यार, एक चीज आप समझिएगा, वहां पे जो लैंग्वेज चलती थी वो संस्कृत कतई नहीं थी।
ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी आने से पहले वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे पाए गए हैं, वो पाए गए हैं, आरामाइक पाए गए हैं, ग्रीक के पाए गए हैं, इवन सम्राट अशोका ने भी पाए गए हैं। यानी ईसा से 250 साल पहले भी वहाँ पे ये हाइब्रिड संस्कृत भी नहीं थी। ये बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत भी उस क्षेत्र में तकरीबन 3rd और 4th सेंचुरी के बाद आती है। तो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है। अभी देखें, ईसा से 200-250 साल भी भारत में संस्कृत का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है। और आप एक ग्राफ जो दिखा रहे हैं कि 1500 बीसी पहले, और कह रहे हैं कि भाई सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई उन्होंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है कि संस्कृत को, उन्होंने वेदा को एक्सेप्ट किया हुआ है बहुत सारे लोग। लेकिन नई रिसर्च अब ये यहाँ तक पहुंच रही है कि भाई नहीं, जो है बुद्धा के पास जो है ब्राह्मण्स तो होते ही नहीं थे, संस्कृत संस्कृत उस साइड में होता नहीं था। इतना तक तो सारे लोग क्लियर हो रहे हैं। भारत के भी जो इतिहासकार हैं वो भी कम से कम अपनी किताब में इतना लिखे हैं कि भाई संस्कृत जो है वो ईसा के पहली दूसरी सदी के बाद ही मिश्रित हुई है, उससे पहले नहीं एविडेंस। तो आप जब नहीं एविडेंस है और फिर भी आप लोग जबरदस्ती अगर दिखा रहे हो कि 1500 साल 3500 साल पहले जैसे भी करके लोग मान रहे हैं, तो मानने वाले तो हैं ऐसे लोग ना। वैसे ही मानने वाले ने तो वैदिक काल मान रखा है कि 3500 साल पहले वैदिक काल था, वही मानने वाले लोग है ना, और कौन है। मेरे ख्याल से कि यार आपको लास्ट टिप्पणी जो करनी है वो कर दीजिए। ठीक है। आपने जो किनका नाम लिया, ब्रॉकिंगटन, वो मैं पेपर मैंने दिखाया था, उसके पहले दिखाया था शुरू में आपको। ओके ठीक है, मैं वो रेफर कर लूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उनकी जो रिसर्च है उनके बारे में भी पढूं। तो जितने भी राइटर्स, जो भी मैं प्रेफर करता हूं कि जो भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं उनको मैं लूँगा, इंस्टेड कि कोई भी किसी ने भी बुक लिख दी और मैं उसको पढ़ने लगूं। ऐसे तो कश्मीर फाइल्स भी एक बुक होगी, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। कोई एक रिसर्च पेपर है जो पीयर रिव्यू होता है, जिसमें डेटा की फोर्जरी नहीं की जा सकती। KR एक चीज ध्यान रखिएगा कि संस्कृत लैंग्वेज कहाँ से आई है। अगर बाहर से आई है, अगर डायरेक्ट आई है, तो वैदिक संस्कृत आई होगी, यही होगा ना आपके कहने का मतलब KR। तो फिर 1500 नहीं, मेरे बीसी में कहने का मतलब कहाँ से संस्कृत आ गई। मैं आपको रिसर्च पेपर एक्सप्लेन करूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो सोचा कि 1500 मैं बता रहा पहले हूं 1500 बीसी संस्कृत कहाँ से आई होगी, ये मैं जानना चाहता एल्गोरिदम हूँ। से जो रिजल्ट आया, नहीं, एक इस मिनट एक रिजल्ट को मिनट मैं एक मिनट एक्सप्लेन। के यार, एक मिनट एक मिनट। वो एल्गोरिदम रिजल्ट भूल जाइए, ऐसे बहुत से कोई भी बना सकता है ऐसे रिजल्ट, इसकी आप चिंता मत करें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अल्टीमेटली वो रिजल्ट पता है, आप जब किसी रिसर्च पेपर को लिखते हैं तो रिजल्ट लास्ट पॉइंट होता है। जब आप पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं ना, मैथोलॉजी के बाद से आप सारे डेटा वगैरह सारे इकट्ठे करके फाइनल रिजल्ट के बाद कंक्लूजन होता है। रिजल्ट आखिरी स्टेज है, आपने जो डेटा इकट्ठे किए हैं उसका वो रिजल्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो रिप्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं उससे पहले आपने जो डेटा कलेक्ट किए उसकी बात हम कर रहे हैं ना, कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें कहाँ पे 1500 बीसी में या 3500 साल पहले आपके संस्कृत का कहाँ पे डेटा कलेक्शन है जो आप ग्राफिकल मेथड से दिखा रहे हैं। हम लोग उसकी बात कर रहे हैं ना। वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी ने भी सेम यही क्वेश्चन उठाया कि भाई आपने जो जो एजप्शन लिए हैं वो कहाँ से आपने एजप्शन लिए हैं। हम लोग अभी रिजल्ट के पहले वाले स्टेप पे बात कर रहे हैं जहां डेटा कलेक्शन की बात है। तो आप उस पे आप काम कीजिए कि जब तक आपको सबूत मिलेगा वही तो आप दिखाएंगे ना उसमें रिजल्ट में। हाँ, मैं आपसे एग्री कर गया कि जो भी राइटर है वो हेल्विक, मैं इनको मेल करके पूछ लूंगा इनका डेटा सेट क्या है। मैं अगर मुझे 2 मिनट दें, मैं इनकी जो प्रोसेस है उसको एक बार बता देना चाहता हूँ। इनकी साइंस कैसे वर्क कर रही है। इनका साइंस ये है कि एक लिंग्विस्टिक स्टडीज में एक प्रोसेस होता है डायक्रोनोलॉजी। डायक्रोनोलॉजी आपने एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा था, उसमें उसका मतलब होता है कि कोई भी भाषा जो अपने डायलेक्ट से बढ़ के रिफॉर्म होती है, वो वर्ड बाय वर्ड कैसे बढ़ रही है ओवर द टाइम, उसकी स्टडी को डायक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसी प्रोसेस को कि अगर ये वर्ड था तो इसके पहले क्या रहा होगा, ये वर्ड था तो इसके पहले क्या रहा होगा, इस स्टडी को ही हम मशीन लर्निंग के थ्रू एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। जैसे सपोज ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कैसे बना होगा, ये कोई बात नहीं कि यार, वो हम लोग जानते हैं, उसमें कोई बात नहीं। वो पाली प्राकृत को भी आप डालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगी, आप तमिल को भी डालेंगे तो वो और भी भाग जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को आप डालेंगे तो वो ऐसी आ जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नई चीज है कि एक पेपर में कोई एक ग्राफ आ गया वो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे तमाम भरे पेपर पड़े हुए हैं
और पीर रिव्यूड में भी ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि आप उस बहुत सारी खोट निकाल सकते हैं। तभी रिसर्च आगे बढ़ता है, जब आप किसी दूसरे में कुछ इम्प्रूव करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप डेटा कलेक्शन पे काम करें, उन्होंने कहाँ से डेटा ये कलेक्ट की है और वो मिल जाए तो उस पे आप आगे आके चर्चा कीजिएगा। चलें केआर? राइट ओके। सर, एक लास्ट कमेंट हाँ, केआरपी के लिए। सी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो हाउ लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड, जो ये स्टडी ये जो आपने दिखाया, दैट इज गोना बी ट्रू फॉर एवरी सिंगल लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज होती ही वैसी है, सब इवॉल्व ही हो रही है। राइट, हमने हिंदी की बात की, हमने यू नो लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड थ्रू वन अनदर। तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है वैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है। आप उसको एक उसको लेबल जो बना रहे हो ना, संस्कृत, ये लेबल आप हटा के देखिए, देन यू विल सी ऑल लैंग्वेजेस विल बी इंटरकनेक्टेड। जैसे जैसे लोग यहाँ वहाँ गए हैं, they will interbreed, intermix, they'll kind of share knowledge। जो बातें कॉन्वर्सेशन होगी उसी से नई लैंग्वेज डेवलप होगी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एनी मॉडल वुड शो फॉर एनी लैंग्वेज। तो इसमें कोई अलग टाइप का ये है नहीं, बट वो जो लेबल आप संस्कृत लगा रहे हो ना, आप उस पे फोकस कीजिए कि ये जो लेबल लगाया है वो कौन से बेसिस पे लगाया है, और उसी में द रूट इज देयर, बिकॉज जिन वर्ड्स को संस्कृत बोला जा रहा है वो वर्ड्स शायद या मोस्ट लाइकली संस्कृत थे नहीं पुराने जमाने में। I'll conclude at that. Thanks. मैं यहाँ पे हाँ। आपसे एग्री करूंगा। आपने जो सबसे पहले एक अच्छी बात बोली थी, डिफाइन संस्कृत, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हो। ठीक है केआर। ओके, आप डेटा कलेक्ट पे काम कीजिएगा और वो मिल जाए तो फिर लाइएगा। चलें। ओके सर, मैं भी ड्रॉप करता हूँ, अब बहुत लेट हुआ है आपके लिए भी, अच्छा। बट थैंक यू फॉर एडिंग मी। और I'll again appeal to everybody, we have to support, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सारे लोग स्ट्राइक दे रहे, वो दे रहे हैं। आई थिंक अगेन अनदर अपील फॉर सब लोगों को, जुड़िए। जितना आप सोशल पे नॉइज या वॉइस आपका करोगे उतने ही उतना फायदा हमें, एसजे सर जैसे है जो दे आर वॉइस ऑफ वॉइसलेस, हमारी कोई सुनता नहीं है, ये इनके जरिए हमारी वॉइस दुनिया तक पहुंच रही है। तो प्लीज इनके साथ जुड़िए और आवाज को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर, एंड गुड नाइट। ओके, थैंक यू वर्ड ऑफ मोरालिटी, बहुत शुक्रिया। चलते हैं फिर, हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को। बहुत शुक्रिया आप सभी का।